So, Litagra welcome all its members and their guests. आज की शाम शायरी और शायरों से जुड़ने का एक महज प्रयास है. आपका साथ रहा तो ऐसी कुछ शामें फिर हम बिताएंगे एक साथ, because one session cannot do justice to all the शायर्स. अहमद सलमान के एक शेर के साथ आज की महफिल का आगाज करती हूँ. जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है. जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है. जो कह सका था वो कह चुका हूँ. जो रह गया है वो शायरी है. Quid Latin dictum sit altum videtur. Whatever is said in Latin seems profound, and whatever is said in Urdu seems poetic. उर्दू शायरी का जादू सिर चढ़ के बोलता है. भले ही आप उर्दू ना जानते हो, पर किसी भी मौके पर, किसी भी मोड़ पर आप गुजरे जिंदगी के, उर्दू का कोई ना कोई शेर सूरत हाल आपका हाथ पकड़े मिलेगा. Such is the magic of Urdu. Urdu is a nation in itself. Wherever it travels, it creates its own world. It was born in India, but does not belong to India alone. It is the official language of Pakistan, but it does not belong to Pakistan alone. When it reached Oslo, it settled there. It went to Great Britain and created its own home. It reached Canada and a community emerged. Wherever Urdu goes, it becomes a tradition unto itself. गुलजार साहिब ने सही कहा है, हलक छूती है उर्दू तो, हलक छूती है उर्दू तो, हलक से जैसे मैं का घूंघट उतरता है. बड़ी अरिस्टोक्रेसी है जुबान में, फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू. फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू. तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आई वुड रिक्वेस्ट मनदीप एंड सारिका दी कि थोड़ी उर्दू भाषा पे नुक्ताचीनी कर दें. थैंक यू पूजा. आपने तो एक नुक्ता छोड़ के आप तो अलग हो लिए, लेकिन हम तब से अपने आप को नुक्ता से अलग नहीं कर पा रहे हैं. सारिका मैम थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज. तो नुक्ता जो है उस बिंदु का नाम है जो कुछ अक्षरों के नीचे हम लगाते हैं, जिससे उनका या तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है या एंटायर मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो 1950 में जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तब हमने इंग्लिश और हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज माना. और उस समय जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड था, हम उर्दू को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस. तो हमने जो है उर्दू को हटाया. हमने जो है सरकारी महकमे में हमने कहा हम नुक्ता से पीछा छुटाना चाहते हैं, हम नुक्ता को नहीं चाहते हैं. तो लेकिन उर्दू और उर्दू के वर्ड्स हमारी जिंदगी में बहुत इंटरमिंगल थे. उन वर्ड से हम छुटकारा नहीं पा पाए, लेकिन हमने नुक्ता को छोड़ दिया. और नुक्ता को छोड़ने से हमारी जो देवनागरी स्क्रिप्ट थी वो बहुत पुअर हो गई. एग्जाम्पल के लिए जैसे जिंदगी वर्ड है, तो जब हम इंग्लिश में उसे रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो ZINDAGI लिखते हैं और उसको जिंदगी ही बोलते हैं. जब हिंदी में हमने उसको ज से जिंदगी लिखा और नुक्ता हटा दिया हमने वहां से, तो उसको जिंदगी लिखा और जिंदगी ही बोला. तो बोलने सुनने में वो बहुत ही खराब लगा हमको. So ma'am, you trying to say when they took away nuktas from Hindi alphabets in our textbooks, they didn't just take away those small dots, but they created a big population of educated Indians who mispronounced their own language. Exactly. लेकिन इतने सारे वर्ड्स हैं हिंदी अल्फाबेट्स में कि हमें यही नहीं समझ में आता कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है. मनदीप, आप क्या बोलते हो? मैम, नुक्ता संस्कृत या हिंदी के मत के जो मूल शब्द है उसका हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि संस्कृत या हिंदी में वैसी ध्वनि है ही नहीं कि हम नुक्ता लगाएं. सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो शब्द है वो मूल हिंदी का है या नहीं. अगर है तो उसमें नुक्ता लगना ही नहीं है. तो इतने सारे व्यंजनों में से अब आपके पास केवल 5 रह जाते हैं जिसका उर्दू में उच्चारण क, ख, ग, ज और फ है. केवल ये 5 रह जाते हैं. इन्हीं 5 पर आपको ध्यान केंद्रित करना है और बताना है कि नुक्ता लगना है या नहीं लगना. ये तो इसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं. और जब हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे क का, so thanks to the English Roman language, they are still helping us to preserve the nukta. Like when you write Qazi in English, you'll write Qazi, which is absolutely correct. But when you write it in Hindi,
तो क के नीचे हम नुक्ता लगाना भूल जाते हैं और ज के नीचे नुक्ता लगाते हैं, तो वो काजी रह जाता है, इट्स नॉट खाजी, एंड द एग्जैक्ट वर्ड इज खाजी। सिमिलरली जो आपका सेकंड उच्चारण है जैसे कि ख, सो शाहरुख खान साहब ने सबको बताया है कि ख के अंदर हमारे को फ्रॉम द एपिग्लॉटिस वी नीड टू से खान। सो खान जब हम इंग्लिश में लिखते हैं देन इट्स KHAN, बट व्हेन वी राइट इट इन हिंदी तो ख के नीचे हम नुक्ता लगाना भूल जाते हैं, जिससे सारी उसका उच्चारण बिल्कुल गलत हो जाता है। सिमिलरली जब गालिब की बात आज होनी भी है और हुई भी है, अभी स्टार्ट पूजा मैम ने करी है, गालिब के अंदर भी जब हम इंग्लिश में लिखते हैं गालिब तो इट्स GHALIB, बट व्हेन वी राइट इट इन हिंदी तो ग के नीचे नुक्ता तो हम बहुत ही कम प्रोनाउंस करते हैं। सारिका मैम आप बताइए एक दो एग्जांपल और कि क्या क्या होना चाहिए। मेरे को तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आता है फ का। तो जब इंग्लिश में एफ होता है तब जैसे कि फैजल, फिरदौस, तब हिंदी में फ के नीचे नुक्ता लगता है, और जब PH होता है फ तब जो है नुक्ता नहीं लगता है, फल, फूल, फेंकना। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए आप पढ़कर उसको नहीं सीख सकते हो। ठीक है। द ओनली वे यू कैन एक्चुअली लर्न इट इज बाय हियरिंग एंड लिसनिंग टू इट। और वो कैसे होगा? या तो दोस्तों की महफिल में आप जाके बैठें, या गाने सुने, या बॉलीवुड की कोई टाइटल्स ऐसी हो जिससे कि जो है आपको पता चले। अब दो टाइटल्स जैसे सोचिए कि तहजीब और तेजाब, और पॉपुलर मूवीज थी, तो इंग्लिश में जब हमने देखा तो Z से था उसमें, तो हर किसी ने उसे तेजाब बोला, ना तेजाब नहीं बोला। थैंक गॉड फॉर दैट। तो बॉलीवुड की बात हो ही गई है, अगर सारिका मैम तो कुछ पेश हो जाए, जहन में कुछ तो आ ही रहा होगा। थोड़ा सा जोर से। बॉलीवुड की बात हो रही है तो कुछ तो पेश कर ही दीजिए सारिका मैम, जहन में। एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, तो रश के कमर, कमर हियर मीन्स चंद्रमा, रश्क चंद्रमा भी जिससे रश्क खाता हो, जेलस, जैसे जेलस फील करता हो, माय बिलवड यू आर सो ब्यूटीफुल, चंद्रमा भी तेरे से रश्क खाता है, ना कि माय बिलवड तेरी कितनी पतली कमर है। अरे मैम आपने तो आज नया ही मीनिंग बता दिया, मैं तो कितनी भाभी को डेडिकेट कर चुका हूँ ये सॉन्ग, मतलब ये तो है मेरी वाइफ के लिए ही। अच्छा बस तू चुप रहे, पूरे टाइम वाइफ की चापलूसी करता रहता है। जल्दी जल्दी बता, तेरे को कौन से ऐसे वर्ड्स आते हैं? मैम वर्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे एक बड़ा इजी सा वर्ड है खुदा। जब हम खुदा को नुक्ता के साथ, मनदीप थोड़ा जोर से यार, कम सुनाई दे रहा है। खुदा को जब हम नुक्ता के साथ लगाते हैं तो ईश्वर हो जाता है, लेकिन अगर नुक्ता हटा देते हैं तो ईश्वर के पास पहुंचने के बाद जैसे खुदा हुआ, तो जो गड्ढा होता है उसको कहते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है बड़ा कॉमन सा, राज, दैट इज सीक्रेट। व्हेन यू अप्लाई नुक्ता टू इट वी हैव अ सीक्रेट, बट विदाउट नुक्ता इट बिकम्स राज, एंड राज इज जो मोदी जी का राज चल रहा है आजकल, तो इट्स लाइक दैट। अब मैं बोलूंगी बस बस बस, अब मेरी चांस। तो जिला परिषद, निधि के घर के सामने ग्रीन रंग के बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ZILA, सो विच मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट, अ जनपद। ठीक है, इट इज नॉट जिला, तो इंग्लिश में वो लिखने से जिला, वो हमारा जिला बना। ठीक है। और जैसे जमाना, कि तेरे को जमाना छोड़ देंगे हम तेरे लिए, है ना, एंड द अदर जमाना इज सुबह दही जमाया था मैंने। ठीक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको अगर हम बताने लगे तो आज सुबह से शाम इसी में हो जाएगी। So what we are trying to say is कि despite the fact that Urdu was a foreign language, हम उसको जो है आप let me just correct you ma'am, Urdu is not a foreign language. Out of 28 states, four states have it's an official language for 4 states, that is UP, Bihar, Telangana and JNK. and अगर आप मोहित के ऊपर केस करेंगे उर्दू के अंदर, तो मोहित को उर्दू में जवाब देना पड़ेगा और सारी धाराएं इनके ऊपर लगेंगी। अच्छा अच्छा चुप, पूजा अब इससे माइक लो, ये नहीं तो सबके पीछे पड़ जाएगा। क्या खूब कहा आपने कि एक नुक्ता खुदा को जुदा कर देता है। वाह। Exactly. मतलब एक छोटी सी डॉट या बूंद में कितना वजन होता है जो जमाने को जमाना बनाती है।
तो उर्दू में इसका कितना महत्व है और सूफी में भी नुक्ते का कितना इम्पोर्टेंस है, बिकॉज जिस बूंद बूंद से सागर बनता है, ये उस बूंद की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायरी क्या होती है, गजल क्या है, गजल का शेर क्या होता है, अच्छे शेर को परखने का फन क्या होता है, शेर किस बहर या मीटर में कहा जाता है, अब जालिम ये मीटर क्या है, शेर के उर्स क्या है, वगैरह वगैरह। इन सभी सवालात का जवाब देने के लिए अनुपमा और डॉक्टर अनुप्रसाद आपके पेशे खिदमत हैं। पूजा मोहतरमा, am I audible? बिल्कुल। आपको थोड़ा सा, you'll have to bring the mic closer. Okay. Is it audible now? Yes, now it's Better. good. Okay. पूजा मोहतरमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी समाइन को अनुपमा और अनु का तस्लीम है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब की ये अंदाज और ही है। उर्दू शायरी को अल्फाज़े सुखन भी कहते हैं। हम आज उर्दू पोइट्री की कुछ मुख्तलिफ किस्मों से रूबरू होंगे, जैसे कि नज़्म, गज़ल, मसनवी, कसीदा, हमद, रुबाई, कव्वाली और वगैरह वगैरह। कुछ अल्लाह की शान में, कुछ इश्क की इबादत में और कुछ महबूबा के हुस्न की तारीफ में गज़लें पढ़ी जाती हैं। इन सब में से सबसे ज़्यादा मशहूर और खूबसूरत गज़ल ही है। हमसे पूछेंगे गज़ल क्या है, इसका फ़न क्या है, तो हम कहेंगे जैसे चंद लफ्ज़ों में आग छुपा दी गई हो। गज़ल को हर खासो आम ने इसलिए पसंद किया क्योंकि ये अक्सर गाई जाती है। हम सब ने अपने बचपन में अपने वालिदैन को इन्हें गाते या सुनते हुए सुना होगा। गुलाम अली खां साहब, मेहदी हसन साहब और जगजीत सिंह जी जैसे फनकारों ने गज़ल और उर्दू को की शमा घर घर तक रोशन कर दी। अब अनु जी की आवाज में पेशो खिदमत है एक बहुत ही उम्दा गज़ल। फैयाज हाशमी की ये गज़ल जो कि फरीदा खानम ने बहुत ही मशहूर करी, ये मैं पेश करूंगी। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। बहुत ही खूबसूरत, वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं जैसे कि गजल की लुबी मायने डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है। औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गजल एक फारसी लफ्ज गजाला से निकला है जिसका मतलब है एक खूबसूरत मासूम जानवर जैसे कि हिरन। गजल का सफर बहुत महबूबा की बातों से तो शुरू हुआ, पर आगे चलते चलते ये मुख्तलिफ ख्यालों से गुजरी और आज जिंदगी के हर पहलू को छूती हुई निकलती है। कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। बहुत खूब अनु। गजल के सभी शेर एक मुकम्मल मजमून लिए होते हैं, यानी हर एक शेर में अलग अलग मायने होते हैं। एक गजल में हम कम से कम 5 शेर होना लाजमी है। गजल का हर एक शेर 2 मिसरों से बनता है। दोनों ही मिसरे जो हैं ये अपने आप में पूरे होते हैं, यानी कि हर एक शेर जो गजल का है इसमें कंटिन्यूटी होना जरूरी नहीं है। गजल को जब हम लिखते हैं तो इसके 5 कायदे होते हैं।
ये जो 5 कायदे हैं ये एक शेर को लिखने में बहुत मददगार होते हैं। जो पहले 2 कायदे हैं वो हैं काफिया और रदीफ। काफिया यानी कि जो राइमिंग वर्ड्स हैं, काफिया और रदीफ जो हैं वो रिदम देते हैं एक शेर को और जो गजल बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में ये लेंगे हम। हमसे भागा न करो गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। तो इसमें गजलों और चाहने वालों ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ये इसके काफिया हैं। और की तरह जो काफिये के बाद जो शब्द आते हैं वो रदीफ, जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये हुआ और दवा ये तो हो गए इसके काफिया, और क्या है जो हर मिसरे के एंड में आता है वो रदीफ। कुछ और जो इसके कायदे हैं गजल लिखने के, जो पहला शेर हर गजल का होता है उसे मतला कहते हैं, जो कि अगर हम हिंदी पोएट्री में देखें तो इट इज इक्विवेलेंट टू द मुखड़ा ऑफ हिंदी पोएट्री। मतला जो है वो 2 मिसरों से बनता है। इसमें दोनों ही रदीफ और काफिये का होना लाजमी है। जो गजल का आखिरी शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं। मक्ते में जो पोएट है या जो शायर है वो अपना तखल्लुस मेंशन करता है, जिससे कि अंदाज लगता है कि इसको लिखने वाले का नाम क्या है। जैसे कि दाग दहलवी का ये शेर है, हजारों काम मोहब्बत में है मजे के ए दाग, जो लोग कुछ नहीं करते वो बहुत कमाल किया करते हैं। तो इसमें शेर का जो तखल्लुस है दाग वो आता है। जो 5वां और लास्ट जो कायदा है गजल लिखने का वो बहर है। बहर यानी कि मीटर, जिसके अंदर एक लेंथ शेर की आती है। ये शॉर्ट हो सकता है, मीडियम हो सकता है या लार्ज हो सकता है, पर एक गजल में एक ही बहर के अंदर सभी शेर को लिखना लाजमी है। तो ये तो कुछ गजल के बारे में बातें थी। अब आगे बढ़ेंगे एक दूसरी चीज पे, नज्म। नज्म is a form of prose in Urdu poetry. नज्म का उन्मान यानी कि टाइटल होना जरूरी है। नज्म अपने उन्मान में समाई हुई होती है और एक ही मजमून को समेटे हुई होती है। बहर और काफिया होता तो है नज्म में, पर जरूरी भी नहीं। तो अब एक फैज साहिब की बेहतरीन नज्म अनु जी की मीठी सी आवाज में सुनते हैं। इसमें एक बात और है, जो शायर जाहिर तौर पे कह रहा है अक्सर उसके मायने कुछ डीपर होते हैं। तो जैसे ये नज्म वैसे तो इश्क की लगती है, पर ये है एक्चुअली इनकलाबी नज्म जो फैज ने लिखी थी। ये कुछ इस तरह से है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो हमें दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगोह हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मां। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, धन्यवाद। इसके बाद आगे चलते हैं रुबाई। रुबाई शायरी की एक और बेहतरीन किस्म है जो फारसी से ली गई है। ये 4 मिसरों में लिखी जाती है। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। मिसाल के तौर पे, खत सारे तेरे जला भी देता, खत सारे तेरे जला भी देता, मेरे बस में होता तो तुझे भुला भी देता।
खत सारे तेरे जला भी देता, मेरे बस में होता तो तुझे भुला भी देता। हाल क्या है मेरे दिल का इन दिनों, हाल क्या है मेरे दिल का इन दिनों, कोई पूछता यारो तो बता भी देता। वाह वाह वाह। थैंक यू। आप सभी ने हमें इतने सब्र से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अब हमारी महफिल उर्दू के शायराना लफ्जों से वाकिफ हो गई है। सो इट्स टाइम फॉर सम हार्डकोर पोइट्री। अमीर, गालिब, नजीर, गुलजार सिर्फ उर्दू के नहीं, दुनिया के अजीम तरीन शायरों में से हैं। उर्दू शायरी आज भी बेइंतहा मकबूल है। सो वी बिगिन आवर जर्नी विद सूफी अमीर खुसरो, प्रेजेंटेड बाय सुधादी रूनुदी। Hello friends, let me take a minute to express our gratitude and appreciation for the members who have so beautifully explained things to us till now. I know I speak on behalf of everyone because everyone is busy messaging. Nobody can speak. We are all muted. So wonderfully done, Sarika, Mandeep, and Anu, as I wrote Anu Square. So beautifully done. And thank you. Thank you for including me also in this beautiful Dore Sher Shairi. And thank you even more so for bequeathing a new friend, Amir Khusro Dehelvi. He was a Sufi singer, poet, and a scholar, an iconic figure in the cultural history of India, a mystic, a spiritual disciple of Nizamuddin Aulia. Amir Khusro has rightfully been called the father of Urdu literature and also the voice of India. He was a prolific classical poet associated with the royal courts of more than 7 sultans of the Delhi Sultanate. For centuries, poetry has remained one of the most extraordinary forms of expression. And in his poetry, Amir Khusro's portrayal of love is spiritual. And that's what makes him different from other poets. खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, जो मैं हारी पी के संग. This is just a teaser, friends. Let me now introduce you to one of his iconic nazms, the jewel in his star-studded crown. Written way back in the 12th century, his poems are still revered and relevant. Let's talk about the most iconic of them all. Chhap tilak sab chhini re, muse naina milai ke. Urdu poetry is appreciated and loved by even those who do not understand a single word of Urdu. Why? Because it is very melodious and meaningful. And it becomes even more powerful when it gets the support of a musical composition, as you shall witness now when Runudi sings it for us. And you did witness it when Anu sang it for us too. Runudi, can you sing this song for us? Okay, 1 second. चीन ले रे मुझसे नैना मिलाए थे, चीन ले रे मुझसे नैना मिलाए थे, प्रेम घटी का मतवा पिलाए थे, मतवारी कर ले नीर मुझसे नैना मिलाए थे, छाप तिलक सब नीर मुझसे नैना मिलाए थे, छाप तिलक सब नीर मुझसे नैना मिलाए थे. Over to you, Sudha. Chhap Tilak is a ghazal in Braj Bhasha, a northern Awadhi dialects from which the literary Hindustani language evolved.
It is considered as Khusro's most popular kalam, sung in praise of his spiritual mentor, Nizamuddin Aulia. The theme of the composition is the absolute power of a mere glance from the divine. The besotted devotee says, "You've taken away my persona, my look, chap, my identity, tilak, and everything, sab kuch, just by looking into my eyes. Mujhse naina milai ke, bas. You have said the unsaid secrets of divine nature just by a mere glance. और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, बस नैना मिलाई के. By making me drink the love of devotion, you have intoxicated me by just a glance. मतवाला बना दिया, बस मुझसे नैना मिलाई के." What does he say next, Runudi? गोरी गोरी मैया हरे हरे चूड़िया, गोरी गोरी मैया हरे हरे चूड़िया, मोहे सुहागन के मेरे मुझे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब मेरे मुझे नैना मिलाए के, नैना मिलाए थे, नैना मिलाए थे, नैना मिलाए थे, नैना मिलाए थे, छाप तिलक सब चेली मुझसे नैना मिलाए थे. अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की संस्कृति को काफी करीब से समझा था. उनकी साझी सांस्कृतिक समझ को देखते हुए उन्हें तूतिए हिंद कहा गया है. His poetry is pervaded with the Sufi andaz and effect. All languages and religions were subservient to the language and religion of love. खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए. खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. प्रेम के इसी लहजे को आगे बढ़ाते हुए देखे हैं क्या बताते हैं और खुसरो जी. रूनूदी गाएंगी. खुसरो निजाम के बल बल जाओ, खुसरो निजाम के बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, अपने से रंग दे मेरे मुँह से नैना मिलाए के, छाप तिलक सब मेरे मुँह से नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, छाप तिलक सब मेरे मुँह से नैना मिलाए के. O Nizamuddin Aulia, you have wedded me forever by a mere glance of yours. मुझे ताउम्र के लिए सुहागन बना दिया है आपने, बस मुझसे नैना मिलाए के. The timelessness of Khusro's poetry lies in the simplicity of his language. He has intricately interwoven Urdu or Persian language with Braj Bhasha many a time. One of his famous compositions is Zihal-e-Miskin, in which he has written one line in Persian and followed by a line in Braj Bhasha. Zihal-e-Miskin makun tagafful, दुराए नैना बनाए बतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां. Don't overlook my misery by brandishing those eyes and telling tales. How can I live through even a single night if I don't see you? In modern times, Gulzar has borrowed heavily from this poem to compose the popular song in the film Gulami.
Runati, do you remember that song? Gulami, that Zehale Miski. Do you remember that? ज़ेहाल मिस्किन नुकुन बरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल है हमारा दिल है. That's the one, na? Yeah, that's the one. And this is just one of many. There is बहुत कठिन है डगर पनघट की, आज रंग है दैया रे, पिया से नैना. The list is endless. His contributions are endless. When you hear the sounds of the tabla and sitar, you are hearing notes of Amir Khusro's masterpiece, as he is credited with their present structures. When you listen to the Urdu language, you are listening to the creation of Khusro. When you hear a qawwali or a ghazal, you are hearing a style of writing and singing introduced by Amir Khusro. When you even hear a paheli, a riddle, or a doha, a couplet, you are again beholden to Amir Khusro. And when you are immersed in verses of love in its purest form, you are one with Amir Khusro. You are one with Amir Khusro. Thank you. Soulfully presented, Runudi and Sudhaji. Amazing, mesmerizing. आगे बढ़ते हैं. आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है. मुल्ला कहो, दबीर कहो, आगरे का है. मुफलिस कहो, फकीर कहो, आगरे का है. शायर कहो, नजीर कहो, आगरे का है. दिल्ली में जन्मे नजीर को आगरा से बेइंतहा मोहब्बत थी. अपर्णा आंटी से दरख्वास्त है कि वो नजीर साहब की जिंदगी पे रोशनी डालें. थैंक यू पूजा. आवाज आ रही है? आ रही मैम. ओके. सबसे पहले तो मैं अभी तक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको बधाई दूंगी कि आगरा शहर की जब बात चलती है तो शीन काफ में जरा कमजोर हैं यहाँ के लोग. तो इतना अच्छा अनु जी, अनुपमा जी, सारिका, मैंडी, अभी सुधा जी, आप सब ने जिस तरह पेश किया वो वाकई में आगरा के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है. तो अब मैं बात शुरू कर रही हूँ नजीर अकबर आबादी पे. आइए चलते हैं उस दौर में जब वली मोहम्मद नजीर अकबर आबादी बने. यादों का सिलसिला सल्तनत पीरियड से जब मुगल तक आ पहुंचे तो तय मानिए कि कुछ अलग, कुछ बेहद खास हुआ होगा. अर्ली 19th सेंचुरी का वक्त ट्रांजिशन का था. कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम या फिर लैंग्वेज सब ट्रांजिट मोड में थे. जब फारसी से उर्दू शायरी की जुबान बन रही थी, मोहब्बत और हुस्न मुद्दे और शायरी का दायरा एलीट्स तक. उस वक्त नजीर अकबर आबादी ने गजल और नज्म से शायरी में एक नया एक्सपेरिमेंट किया. आवामी शायर यानी पोएट ऑफ मासेस बनने की हिम्मत की. हालांकि वो खुद ऊंचे घराने को बिलोंग करते थे. उनके नाना आगरा फोर्ट में गवर्नर रहे थे लेट 18th सेंचुरी में. आगरा की शान में नजीर लिखते हैं, कहते हैं जिसको ताजमहल आगरे का है, यह संगमरमर पे सितम आगरे का है, शाहजहां के दिल का अमन आगरे का है, मुमताज के ख्वाबों का चमन आगरे का है. नजीर का कैनवस बहुत बड़ा है. कबड्डी, पतंगबाजी, ककड़ी, रीछ, फकीर, कबूतरबाजी, यहाँ तक कि तवायफ भी. जब दूसरे शायरों ने इन चीजों को सरसरी निगाह से देखा तो नजीर ने बहुत करीब से महसूस किया और उर्दू अदब के आवामी शायर कहलाए. हबीब तनवीर के मंच पर आगरा बाजार में ककड़ी वाला भी नजीर की बोली बोलता है. गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें, शीरी की हसलियां हैं, मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियां हैं, क्या खूब नर्म नाजुक है आगरा की ककड़ी, क्या खूब नर्म नाजुक है आगरे की ककड़ी. आगे चलते हैं. गंगा जमुनी तहजीब का एक खास मुकाम है. अमीर खुसरो से नजीर तक की पीढ़ी हिंदू मुस्लिम मिक्स कल्चर की देन है, जो रोजे भी रखते हैं और दिवाली भी मनाते हैं. और तब नजीर कहते हैं कि तू सबका खुदा, सब तुझ पे फिदा, अल्लाह गनी
अल्लाह हो गनी। हे कृष्ण कन्हैया नंद लला, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। तू बहरे करम है नंद लला, ए सल्ले अला, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। अक्सर फर्क नजरिए का होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े वाकयों में आपको याद होगा, जब क्वीन को बताया गया कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो फरमान सुनाया कि केक खा ले, और उसी दौर के नजीर चूल्हे पे पकती रोटी को हसरत से देखते किसी भूखे को देखकर कह उठते हैं, जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां। और आखिर में एक बात कहना चाहती हूँ कि मेडिवल इंडिया के सूफी सेंट्स गुरु नानक, कबीर या चिश्ती, सबका लगाव उस खुदा के लिए था जिसे अक्सर इंसान आज भी भूल जाते हैं। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत को नजीर इस तरह बयां करते हैं बेहद सादे शब्दों में, गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, हे गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। जब चलते चलते रास्ते में ये गौन तेरी ढल जावेगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आवेगी। ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी, धी पूत जमाई बेटा क्या बंजारिन पास ना आएगी। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। शुक्रिया, मुझे तवज्जो देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कितनी सादगी से आपने कितनी सारी सुंदर बातें कह दी। खैर, दिल्ली में जन्मे नजीर को आगरा से बेइंतहा मोहब्बत थी और वो दिल्ली से आगरा आ गए और आगरा के गालिब दिल्ली पहुंच गए। गुलजार साहिब की ये कविता आपको सीधे गालिब साहिब के आशियाने पे ले चलेगी। बल्ली मारान के मोहल्ले के वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पर बटेरों कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाह वाह, चंद दरवाजों पर लटके हुए बोशीदों से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज, सी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुराने सुखन का सफा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता चलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता चलता है। यहाँ से आगे का सफर रूपाली अग्रवाल के साथ। Good evening, everyone. Am I audible? Yes. Yeah. Yes. Okay. पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इनका एक और शेर अर्ज करती हूँ। है और भी दुनिया में सुखनवर, सुखनवर मीन्स शायर। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। मिर्जा असदुल्ला खान, the most celebrated Indian poet of Urdu and Persian. He is popularly known to all of us as Mirza Ghalib. He touched a chord in everyone's heart through his deep and incisive ghazals. उन्हीं की एक गजल कुछ इस तरह से है। इशरते कतरा means pleasure of drop. इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है तबाह हो जाना। एक और, जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर, जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर, वरना क्या कसम तेरे मिलने की कि खा भी ना सकूं। Now let me take you through the journey of Mirza Ghalib's poetic career. Ghalib was born in an aristocratic Muslim family in our very own Agra. Later, he permanently settled down in Delhi. His penchant for composing poetry was apparent from the early age of 10 without ever having become anyone's disciple, contrary to the established practice of those days. अर्ज करती हूँ,
हर एक बात पे कहते हो तुम, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। By the age of 13, he got married to Umro Begum. वो कहते हैं ना, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। Ghalib was a human with all its weaknesses. He was fond of playing chess, was fond of expensive liquor, and even gambling. इसी पर उनका एक शेर है, अर्ज करती हूँ। शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं। इसी पर एक और, पिला दे ओक से साकी, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला गर नहीं देता ना दे, शराब तो दे। Soon Ghalib became father of 7 children, but unfortunately all his children died as infants. The pain and agony of this loss became a theme in many of his ghazals. मेरी किस्मत में गम गर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। Ghalib's best poems were written in 3 forms: ghazal, masnavi, and qasida. His poetry is distinguished by its intense feelings, wistfulness, and a strong romantic mood, which produce a charming effect for the readers. His poetry was not restricted to intellectuals, literary, or aristocratic circles, but filtered down to the common man, or rather caught the fancy of common man. Qaid-e-Hayat here means his prison of life, and Band-e-Gam means bondage of grief. Qaid-e-Hayat और Band-e-Gam असल में दोनों एक हैं। Qaid-e-Hayat और Band-e-Gam असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नाजात पाए क्यों। इसी बात पे उनके एक हाजिर जवाबी का एक बहुत मशहूर वाक्य मुझे याद आता है। उन्हें गालिब को आम बहुत पसंद थे, तो वो अपने मित्रों के साथ एक बार बैठे हुए थे और वो आम की खूबियों पे खूबियां सुनाए जा रहे थे और गालिब के जो मित्र हैं वो खामियों पे खामियां निकाल रहे थे। तो सामने से कुछ गधे जा रहे थे, तो गालिब जी ने उनके दोस्तों ने गधों के आगे आम की गुठलियां फेंक दी। तो वो उन्हें खींचते हुए कहते हैं, देखो देखो गधे भी आम नहीं खाते। तो ये सुनकर गालिब मुस्कुराए और बोले, बेशक गधे आम नहीं खाते। खैर, in spite of the intensity of his thoughts, I believe he had a great sense of humor too. Well, the richness of his poetry was matched only by the poverty of his hearth and home. कोई वीरानी सी वीरानी है दशत, दशत means jungle. कोई वीरानी सी वीरानी है दशत को देख घर याद आया. Perennially in debt, Ghalib became the royal historian of the Mughal court. Zauq and Ghalib were adversaries of sorts in the court of Bahadur Shah Zafar. Their rivalry was legendary. This was a constant thorn in the side of Ghalib. Ghalib finally got recognition after being inducted as the poet laureate. यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ज़ौक़ और गालिब के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, बट फिर भी गालिब ने उनका कभी बुरा नहीं चाहा. इसी पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक शेर लिखा है, वो पढ़ती हूँ. जिस जख्म की हो सकती हो तदबीर, तदबीर मीन्स सॉल्यूशन और आगे एक वर्ड आएगा अदू, उसका मतलब है एनिमी. जिस जख्म की हो सकती हो तदबीर रफू की, लिख दीजिए या रब उससे किस्मत में अदू की. Mirza Ghalib died in Delhi on 15 February 1869 in frail health. The house where he lived has been turned into a memorial. Even today, as we go deeper and deeper down in the gully of Bali Maran,
its sights and sounds, masjids and azan, all still reminds us of the Ghalib era. He is still alive in our hearts. अर्ज करती हूँ, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। गालिब कहते हैं, मेहरबा होके बुला लो मुझे जब जो चाहो जिस वक्त, मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि आ भी ना सकूं। बस इसी उम्मीद से कि गालिब को हम हमेशा अपने दिल में रखें, याद रखें, मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक यू। सही फरमाया रूपाली आपने। गालिब का है अंदाजे बयां कुछ और ही। आज के शायरों की अब आखिरी कड़ी आ गई है। लेट्स सी इफ यू कैन गेस। आनंद, कोशिश, मौसम, नमकीन, माचिस, इजाजत are names of his few masterpiece movies. Any guesses? Ghalib. Yes, you're right. No, it's Gulzar. You're right. गालिब चढ़ा हुआ है सिर पे। So गालिब साहिब से रूबरू नीलम मैम कराएंगी, गुलजार साहिब से रूबरू नीलम मैम कराएंगी। गालिब पर सच में नशा चढ़ा हुआ है। हाँ पूजा, बिल्कुल बिल्कुल। तो गुलजार से कहीं पहले मिले हैं हम, धानक के साथ रंगों से बने पुल पर मिले होंगे, जहां परियां तुम्हारे सुर के कोमल तेवरों पर रक्स करती थीं। परिंदे और नीला आसमां झुक झुक के उन्हें देखते थे। कभी ऐसा भी होता है हमारी जिंदगी में कि सब सुर हार जाते हैं, फकत एक चीख बजती है। तुम ऐसे में बशारत बन के आते हो, हमारी टूटी सांसों में एक नगमा बनाते हो कि जैसे रात की बंजर स्याही में सहर फूटे। गुलजार के लिए ये पंक्तियां लिखी थी मंसूरा अहमद ने। सन 1934 पाकिस्तान के झेलम के तट पर बसा एक गांव दीना। यहीं जन्मे थे संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें आज हम एक अप्रतिम सफेद सूफी रंग का कुर्ता पजामा पहने फनकार गुलजार के नाम से जानते हैं। दीना से बंबई का सफर तो उन्होंने तय कर लिया, लेकिन उनके रूह का कोई हिस्सा दीना में ही रह गया था। तभी तो एक नज़्म में अपनी हमराज को एक ख्वाब में वो वहां ले जाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हें ले गया था सरहदों के पार दीना में, तुम्हें वो घर दिखाया था जहां पैदा हुआ था मैं, जहां छत पर लगा सरियों का जंगला धूप से दिन भर मेरे आंगन में शतरंजी बनाता था, मिटाता था। वहीं एक रास्ता था टहलियों का, जिस पे मीलों तक पड़ा करते थे झूले सौंदे सावन के। उसी की सौंधी खुशबू से महक उठती हैं आंखें जब कभी उस ख्वाब से गुजरूं। Gulzar was just a child of 13 when he had to flee from Pakistan after the partition. But the horror of those times stayed with him forever. आग, धुएं और चीख पुकार के जंगल से गुजरे थे सारे। हम सब के सब घोर धुएं में भाग रहे थे, हाथ किसी आंधी की आंतें फाड़ रहे थे, आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थी। माँ ने दौड़ते दौड़ते खून की कै कर दी थी, जाने कब छोटी का हाथ मुझसे छूटा। वहीं उसी दिन फेंक आया था अपना बचपन। पर सरहद के पार की दुनिया अब पराई होकर भी उन्हें रह रह याद आती, सताती। वे लिखते हैं, सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। पर आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा, तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था, कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। He got his first break in movies
when Bimal Roy asked him to pen a song for his movie Bandhani, and the result was the popular number मेरा गोरा अंग रंग लई ले मुझे शाम रंग दई दे। बंदनी के साथ 1963 से शुरू हुआ गीतों का सफरनामा जो आज 57 साल के बाद भी जारी है। In the past 5 decades, Gulzar has written innumerable songs, screenplays and dialogues for Hindi cinema. His lyrics at their creative best are visible in films like Khamoshi. Who else could have dared to write? हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दें। इन फिल्म इजाजत वो लिखते हैं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। फिल्म किनारा के लिए मेरी आवाज ही पहचान है, गाना किसने नहीं सुना। एक उनकी फिल्म आई जहां तुम ले चलो, जिसमें उन्होंने लिखा, कभी चांद की तरह टपकी, कभी राह में पड़ी पाई, कभी छींक की तरह खनकी, कभी जेब से निकल आई अठन्नी सी जिंदगी ये जिंदगी। स्लम डॉग मिलियनेयर, आजा आजा जिंदे शामियाना के तले, और उनके कितने और पॉपुलर सॉन्ग्स, इतनी सी हंसी, इतना सा टुकड़ा चांद का, जब भी ये दिल उदास होता है, छोड़ आए हम ये गलियां। इसके जैसे अनगिनत गीत लिखकर गुलजार हिंदी और उर्दू को मिलाने वाली हिंदुस्तान जुबान के उस संगम पर खड़े हैं जहां कविता, कहानी और गीत एक जगह आकर आपस में तन्मय हो जाते हैं। Undoubtedly, his connect with his audience is unbelievable. You all are aware that he married Rakhi. She was a diva of her time. But the marriage lasted only a year. However, his love for his daughter, for their daughter Meghna, or Boski as he called her, became his inspiration. बोस्की सूरज का टुकड़ा है, मेरे खून में रात और दिन घुलता रहता है। वे क्या जाने, जब वह रूठे मेरी रगों में खून की गर्दिश मध्यम पड़ने लगती है, मेरी रगों में खून की गर्दिश मध्यम पड़ने लगती है। एक और नज्म में गुलजार लिखते हैं, शायद राखी के लिए ये उपयुक्त हो। ये राह बहुत आसान नहीं, जिस राह पे हाथ छुड़ा के तुम यूं तन्हा चल निकली हो, इस खौफ से कि शायद राह भटक जाओ न कहीं, हर मोड़ पर मैंने नज्म खड़ी कर रखी है। थक जाओ अगर और तुमको जरूरत पड़ जाए, इस नज्म की उंगली थाम के वापस आ जाना, इस नज्म की उंगली थाम के वापस आ जाना। सही बात तो ये है कि जज्बात जहां अल्फाज बन जाएं, वहीं गुलजार के गीत और नज्म बन जाते हैं। जीवन के रिश्तों पर उन्होंने क्या खूब लिखा है। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरे बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे, मेरे यार जुलाहे। His poetry is deeply influenced by Rabindranath Tagore. In fact, he looked upon him as his guru. So, जिंदगी के छोटे से छोटे पहलू और बड़े से बड़े फलसफे उनके रचनाओं में झलकते हैं। In fact, every morning when I pick up the paper and see all the news of violence and murder and bloodshed, I am reminded of one poem that he wrote. The title of that poem is अखबार. In that he writes, रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है, रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है, सारे दिन में सूख सूख के काला पड़ जाता है खून, पपड़ी सी जम जाती है, नाक में खून की कच्ची बू और कपड़ों पर कुछ काले काले चकत्ते से रह जाते हैं। रोज सुबह अखबार मेरे घर
खून से लथपथ आता है। वहीं जिंदगी के दर्द में सिमटी हुई उनकी ये पंक्तियां हैं। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, अपने साए से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस तरह तन्हा। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा। So in the world of this poet, love is not love alone, pain is not pain alone, but love and pain emanate from his spirit, move via the house of Ghalib and Tagore and reach the edges of the moon. शायद उनकी कलम से एक ऐसा वह गीत जो अविस्मरणीय, सबसे अलग, सबसे हसीन होगा, अभी आना बाकी है। क्योंकि उन्होंने एक बार लिखा था, मुझे ऐसे मरना है जैसे लिखते लिखते स्याही खत्म हो जाए, मुझे ऐसे मरना है जैसे लिखते लिखते स्याही खत्म हो जाए। थैंक यू। मेस्मराइजिंग मैम, मेस्मराइजिंग। आपकी आवाज तो लता मंगेशकर जी से भी मीठी है। ब्यूटीफुल। तो ये आज हमारे 4 शायर थे जिनको हमने कवर किया था, बट वी कैन नॉट डू जस्टिस। मतलब गुलजार पे, गालिब पे, अमीर खुसरो जी पे, नजीर पे पूरी एक एक महफिल कुर्बान की जा सकती है, तब भी कम होगा। तो इस सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और जारी रखेंगे। लेकिन जब शायरी की बात हो रही है तो उस दौर को हम नहीं भूल सकते हैं, वो इंडिपेंडेंस का दौर, वो पार्टीशन का दौर, जब रेवोल्यूशनरी भी हुआ करते थे हमारे शायर और रिफॉर्मिस्ट भी हुआ करते थे। तो डॉक्टर दीपिका will now make us time travel through the immortal poetries of independence and partition. Hi everyone. After Neelam ma'am's beautiful presentation, just hear me out. I need to say, I really, she's so good. Like words fail me. Honestly, ma'am, too good. So I'll start now. Art and literature and revolutionary poetry in particular have always played a significant role in any movement of independence. Urdu, said to be the language of love, dominated Indian literature for centuries. Romanticism flourished in Urdu poetry even after the fall of Mughal Empire and consolidation of British Empire. Altaf Hussain, who adopted the pen name of Hali, was one of the first poets to raise his voice for freedom from British rule. His poem, Habi Watan, emphasized the virtues of patriotism and became the voice of children. तेरी एक मुश्त खाक के बदले, ध्यान दीजिएगा, मुश्त खाक यानी एक मुट्ठी मिट्टी, तेरी एक मुश्त खाक के बदले लू ना हरगिज बहिश्त मिले, बहिश्त यानी जन्नत, पैराडाइज। मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, तेरी एक मुश्त खाक के बदले लू ना हरगिज बहिश्त मिले, जान जब तक ना हो बदन से जुदा, कोई दुश्मन ना हो वतन से हवा। At every turn of history, Urdu poets have played the role of revolutionary as well as a reformer. Bismil Azimabadi's verse, written in 1921, inspired and mobilized an entire generation. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. It became the war cry of generations of revolutionaries and was hummed by Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru as they marched to the gallows. Inqilab Zindabad, coined by Hazrat Mohani in 1921, became an anthem for freedom struggle. And so, the Urdu poets donned the mantle of a reformer and activist. They became the voice of a political commentator and social analyst, and thus evolved a new understanding of Wataniyat. Each act of brutality, suppression, inequality, unfairness, the Rollo Act,
The Jallianwala massacre, the bannings, imprisonments, produced voluminous poetry, polemics, and posters in Urdu. And then dawned the era of independence, beautifully penned by yet another stalwart of Urdu poetry, Makhdoom Mohiuddin, in his poem Jang-e-Azadi. Lo surk savera aata hai, azadi ka, azadi ka. Dekho parcham lehrata hai, azadi ka, azadi ka. As we inch towards partition, Urdu poets, especially the progressives, realized that the much awaited dawn of independence was going to be a red one. The country plunged into a horrific bloodbath, and the dawn of freedom became a night-bitten dawn. Faiz Ahmad Faiz's poem, Subah-e-Azadi, perfectly captures the pain and disappointment of partition. Ye daag daag ujala, ye shak ghasida sahar, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं. It brings back haunting memories on both sides of the border. According to Majaz, the Keats of Urdu, independence also brought freedom from all kinds of oppression, including gender injustice. He wrote, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था. With time, the poets joined Jawaharlal Nehru's rousing call towards a nation-building project. At this juncture, the film lyricists wrote, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी. With the Taqsim or Batwara of 1947, Urdu suddenly became the language of the aliens. Suddenly, it became the language of the invaders. Suddenly, it became a foreign language. और सही मायने में शायद उर्दू ने भी इस सफर में कहीं सफर किया. थैंक यू. वाह, सच में कहीं उर्दू ने भी पार्टीशन के सफर में बहुत सफर किया. तो इसी के साथ आज की रूहानी शाम खत्म होने को आती है. And thank you all the participants for making it beautiful, and to the audience who was so patient. And now I'll request Mohit to open the house. सबके ख्यालात सुनते हैं. This has probably been the most popular Zoom session we have had. I think 35 participants, and each and everyone has been very appreciative. I thank everyone, and I mean the recitations have been excellent. I mean, I did not know we had such good poets, reciters, elocutors. So the session is open. Anybody wants to add? I don't think they'll have questions, only appreciative remarks. But still, if you want to add anything, please go ahead. We must have more sessions. That goes without saying. We'll have more sessions on Urdu poetry. On anything, on we have to continue this. I mean, this has been. Of course, we will continue it. We will continue. Yeah, Saurabh wants to say something, Mohit. Yeah, बड़ा ही खूबसूरत सा सेशन चल रहा है अभी तक, और उस पे मेरे जहन में मीर का नाम उठ रहा अभी. मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, मतलब गॉड ऑफ पोइट्री कहा जाता है. तो ये नाम क्यों दे दिया गया उनको, जबकि गालिब जैसे शायर रहे उनके बाद, मीर के बाद, लेकिन मीर को ही ये खिताब क्यों मिला? तो मैं जब उनके शेर पढ़ता हूँ या उनकी गजलों को पढ़ता हूँ तो कुछ इस तरह से मुझे समझ में आती है कि एक तो उनके जो सारे शेर हैं या गजलें हैं बड़ी ही सरल हैं और जुबान पे बड़ी आसानी से चढ़ जाती हैं. यही नहीं कि वो जुबान पे चढ़ जाती हैं, जहन में भी उतर जाती हैं.
बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। जैसे उनका उनकी एक गजल है जो कि एक मूवी का गाना भी है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो बड़ी ही सरल है, भाषा भी बहुत सरल है। सौरभ ऐसे नहीं चलेगा, you'll have to sing it. भाई देखो, अगर तुम्हें बात पिटवानी है तो बात अलग है। Everybody is singing the girls, you'll have to also sing it. नहीं, I'll take your help then. तो इस गजल में अगर हम देखें तो सारे शब्द दो अल्फाजों के हैं, बड़ा ही सिंपल है और आसानी से याद होने वाला है और जहन में उतर जाता है। वहीं एक और गजल है उनकी जो कि फिल्म बाजार का गाना है, दिखाई दिए यूं बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। ये गजल जो है सरल भी है और संजीदा भी है। तो दूसरा आयाम जो उनके शेर व शायरी से जुड़ता है वो है संजीदगी। अब इसी गजल का जो आगे शेर आता है कि बहुत आरजू थी गली की तेरी, बहुत आरजू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा के चले। एक छोटा सा शेर है, छोटा सा ख्याल है, लेकिन बड़ी संजीदगी को समेटे हुए अपने आप। तो जो मीर का जो दौर था और जो उन्होंने गजलें लिखी, उसका एक और वजह भी है जिससे उनको खुदाए सुकून का खिताब मिलता है कि उन्होंने करीब 90 साल का अपना जीवन पाया, 90 साल की उम्र उन्होंने पाई। और जब उनका इंतकाल हुआ 1810 के आसपास, तब तक उन्होंने हर दौर के ऊपर गजल लिखी अपने जीवन में और अपने जो आसपास हो रहा था सब। तो करीब 2500 गजलें ऐसी हैं जो मीर के नाम से मानी जाती हैं कि मीर साहब ने लिखी हैं। तो 2500 गजलों में उन्होंने हर चीज पे बहुत लिखा है। एक उस समय दौर था कि हिंदू मुस्लिम का जो था मुद्दा, जैसे कहा अभी अपर्णा मैम ने भी कहा कि गंगा जमनी तहजीब, तो ये गंगा जमनी तहजीब थी क्या, तो ये उनकी शायरी में भी देखने को मिलती है। एक बड़ा उनका मशहूर गजल है जो जिसके 4 शेर मैं पढ़ना चाहूंगा, वैसे लंबी गजल है। उल्टी हो गई सब तकबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहद जवानी रो रो काटी, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। अब ये दो शुरुआत के जो शेर हैं इसके, ये कहीं ना कहीं हमें कबीर की याद दिलाते हैं। अब इसके जो आखिरी 2 शेर हैं, किसका काबा किबल कौन हराम है क्या अहराम, किसका काबा कैसा काबिल कौन हरम है क्या हराम, कूचे उसके उस बाशिंदे ने सबको यहां से सलाम किया। अब उन्होंने यहाँ पे काबा, किबल, मुस्लिम रिलीजन से जुड़े हुए हर चीज पर सवाल उठा दिए हैं एक ही शेर में। और उसके बाद जब वो कहते हैं, मीर के दिनों ईमान को अब पूछते क्या हो उनको, तो मीर के दीन ओ मजहब को अब पूछते क्या हो उनको, तो कशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। मतलब तिलक भी लगाया उन्होंने और मंदिर में भी बैठे हो और इस्लाम को कब का छोड़ दिया। तो उन्होंने धर्म की जो दीवार है अपने शेरो शायरी से तोड़ी है। तो ये मीर का मकाम है जिसकी वजह से उनको खुदाए सुकून का खिताब हुआ। ये मैं सिर्फ मीर के बारे में कहना चाह रहा था। थैंक यू। Wonderful. Pooja ji. So wonderful session this was, and let's close this session with, by an announcement. Mohit, why don't you announce the book for the month?